हेलो स्टूडेंट। आज हम आपको मौलिक अधिकारों में पढ़ाने जा रहे हैं अनुच्छेद 31, 32, 33, 34 और 35। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 32। डियर स्टूडेंट, मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 32 के बारे में संविधान में बहुत चर्चा है। अनुच्छेद 32, यहां तक कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा तक कह दिया था। संविधान की आत्मा। तो थोड़ा सा हम लोग, क्योंकि पिछले क्लास में अनुच्छेद 31 तक हम लोग पढ़ लिए थे, अनुच्छेद 30 तक, तो अनुच्छेद 30 तक अगर हम पिछले क्लास में पढ़ लिए तो आज हम थोड़ा सा 31 के बारे में भी जान लें। भले ही वो मौलिक अधिकारों की सीमा से बाहर निकाल दिया गया है। ये देखिए, अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया था। ये छठा मौलिक अधिकार था। मैंने शायद जब आपको एक ही बार में सारे मौलिक अधिकारों को बताया था कि 14 से 18 विधि के समक्ष समानता, और फिर उसके बाद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, फिर 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके बाद फिर 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और फिर 29-30 सांस्कृतिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो वहां हमने आगे आपको यह भी बताया होगा कि अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार, यह भी मौलिक अधिकारों में था, और अनुच्छेद 32 था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो उस समय हमने आपको बताया था ये, जिसे आज हम फिर आपको बता रहे हैं कि 44वें संविधान संशोधन 1978 में मुरारजी रणछोड़ जी भाई देसाई की सरकार में ये संपत्ति के मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकारों की सीमा से बाहर कर दिया गया। तो अब यह मौलिक अधिकार नहीं रहा, बल्कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह कानूनी अधिकार बनाकर इसे 300 का में रख दिया गया। किंतु यहां देखिए, 300 का में इसको रख दिया गया। इसका मतलब समझिएगा कि मतलब 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो मौलिक अधिकार की सीमा में संपत्ति के अधिकार को भी शामिल किया गया था, उसे इस संविधान संशोधन द्वारा यहां से निकाल दिया गया, और 31 को निरसित करके, 31 को समाप्त करके इस संपत्ति के मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकारों की सीमा से हटा करके 300 का एक अनुच्छेद नया बना करके उसमें इंक्लूड कर दिया गया और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसका मतलब समझिएगा, तब हम आगे बताएं कि फिर और कौन सा अधिकार अब बन गया। कानूनी अधिकार का मतलब यह होता है कि आपको अपने अब इस संपत्ति के अधिकार की सुरक्षा के लिए आपको कोर्ट के चेन का पालन करना पड़ेगा, है ना। यानी साधारण विधि से अब आप अपने इसमें मुकदमा कर सकेंगे। पहले तहसील कोर्ट, फिर जिला कोर्ट, जिला कोर्टों में से उसके बाद फिर आप जाएंगे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट। इसको समझिएगा, जो चीजें कानूनी अधिकार बन जाती हैं उनके उन अधिकारों की सुरक्षा के लिए आप साधारण विधि का पालन करेंगे, यानी कोर्ट के चेन का पालन करेंगे। अपने कानूनी अधिकारों की सुरक्षा के लिए आप पहले जाएंगे तहसील कोर्ट, फिर उसके बाद जिला कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट बाद सुप्रीम कोर्ट। आप इस तरह से न्याय पा सकेंगे। लेकिन मौलिक अधिकार जब वो था, तब आप बिना किसी कोर्ट के चेन का पालन किए सीधे आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। मौलिक अधिकारों की व्यवस्था ही ऐसी है कि बिना आप मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बिना किसी कोर्ट के चेन का पालन किए अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, जब मौलिक अधिकार होगा तब। यानी संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 जब मौलिक अधिकार था 1918 के पहले, 44वें संविधान संशोधन के पहले, 1978 के पहले जब ये मौलिक अधिकार था, तो आप कोर्ट के चेन का पालन किए बगैर सीधे 226 के तहत हाई कोर्ट और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। लेकिन अब इसमें तमाम परेशानियां आ रही थी सरकार को, और लोग जो है सरकार के तमाम विकास कार्य को रोक दे रहे थे। कोई रोड बन रहा हो, किसान ने कहा हमारा मौलिक अधिकार है, सीधे हाई कोर्ट पहुंच गया 226 के तहत या 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, और कोर्ट ने तुरंत उसके अधिकारों के पालन के रिट जारी कर दिया। तो जब रिट जारी कर दिया तो काम रुक गए। अब सरकार कोई काम नहीं करने पा रही थी। किसी खास मकसद से अगर लोग ऐसा करते तो अच्छा होता, लेकिन अब सरकार को इस तरह से आम तरह से लोग कोर्ट में फंसा के परेशान करने लगे। इस कारण से मुरारजी देसाई की सरकार ने इस मौलिक अधिकार, संपत्ति वाले मौलिक अधिकार को, अन्य लोगों से इतनी समस्या नहीं थी, लेकिन संपत्ति व्यक्ति के जीवन का अभिन्न अंग होता है। संपत्ति के बगैर वह स्त्री विहीन होकर के बेकार हो जाता है, पशु तुल्य बेचारा हो जाता है। इसलिए संपत्ति बहुत बड़ी बात है, और संपत्ति का अधिकार बार बार चुनौती या चैलेंज किया जा रहा था। इसलिए सरकार को परेशानी होने लगी कि संपत्ति का अधिकार तो आपको है,
लेकिन अब ये मौलिक अधिकार रहेगा तो बहुत परेशानी होगी। इसलिए 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सीमा से निकाल करके उसे 300 का नाम के एक नए अनुच्छेद में रख दिया गया। तो इससे अंतर आ गया कि जब ये मौलिक अधिकार था तो आप कोर्ट के चेन का पालन किए बगैर सीधे सीधे आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे। अब जब एक कानूनी अधिकार बन गया तो अब आप क्या करेंगे, अब आप साधारण नियम का तलाश करेंगे, यानी अब आप कोर्ट के चेन का पालन करेंगे, तहसील कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इसका पालन करेंगे, तब तक सरकार अपना काम कर लेगी। तो अब आप इसको कायदे से समझ गए होंगे मेरे ख्याल से कि अब ये जो मौलिक अधिकार नहीं रहा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 44वें संविधान संशोधन द्वारा एक कानूनी अधिकार बनाकर 300 का में रख दिया गया। यानी अब आप कोर्ट के चेन का पालन किए बगैर अनुच्छेद 32 या 226 के तहत आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, बल्कि आपको कोर्ट के चेन का पालन करना होगा। लेकिन इसमें 2008 में कोर्ट ने एक निर्णय दिया, सुप्रीम कोर्ट ने 2008 में एक निर्णय दिया। उसने कहा यह जब सही है, सरकार ने जब इसे संशोधित कर दिया है तो संशोधन के बाद अब यह मौलिक अधिकार नहीं है, ये कानूनी अधिकार कह रहे हैं आप। तो कानूनी अधिकार और मौलिक अधिकार के बीच झगड़ा उस समय और उभर कर सामने आ गया कि नशीले पदार्थों के कारोबारी एक आतंकवादी होते थे इकबाल मिर्ची। इकबाल मिर्ची की 2 पत्नियों ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कोर्ट में रिट दायर कर दिया कि हुजूर हमारी क्या गलती है, ये सरकार हमारे संपत्ति को जब्त कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर निर्णय दिया कि यद्यपि अब यह मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन यह व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार उसके संवैधानिक अधिकार अवश्य है, उसके संवैधानिक अधिकार अवश्य हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2008 में निर्णय दे दिया कि यद्यपि अभी इसका मौलिक अधिकार नहीं, लेकिन संपत्ति का अधिकार उसका संवैधानिक अधिकार है। यानी अनुच्छेद 31 को 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सीमा से हटा दिया, कानूनी अधिकार हो गया। लेकिन कानूनी अधिकार को 2008 में कोर्ट ने संवैधानिक अधिकार बना दिया। यानी 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो मौलिक अधिकारों की सीमा से हटकर अनुच्छेद 31 का संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार बना था, 2008 से वही अब संवैधानिक अधिकार बन गया। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता है कि अब होनी चाहिए। अब मौलिक अधिकार ये नहीं रहा कि संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह कानूनी अधिकार बनकर 300 का में रखा गया। किंतु इकबाल मिर्ची वाले केस से 2008 में उसके न्यायिक निर्णय के द्वारा अब यह संवैधानिक अधिकार हो गया। यानी मौलिक अधिकारों की सीमा से ये संपत्ति का अधिकार कट हो गया, अब ये मौलिक अधिकार नहीं रहा। लेकिन मौलिक अधिकार न रहने के बाद भी 2008 के निर्णय से जो मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार बना था, अब वह संवैधानिक अधिकार हो गया। आप इसे आराम से कह सकते हैं कि अब यह संवैधानिक अधिकार हो गया। ठीक, क्लियर? यद्यपि भी मौलिक अधिकार नहीं है संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31 निरूपित कर दिया गया, 300 का में रखा गया, लेकिन 2008 में कोर्ट ने कह दिया यह संवैधानिक अधिकार हो गया। ठीक, ये रहा। अब हम आते हैं संविधान की डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार आत्मा। देखिए, वैसे सभी न्यायिक निर्णय प्रिम्बल यानी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा मानते हैं, लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझसे पूछा जाए तो अनुच्छेद 32 को मैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है उसको मैं संविधान की आत्मा कहूंगा, है ना। अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको इंग्लिश में कहा जाता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इंग्लिश में बोला जाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार की अगर हत्या होती हो, उसके मौलिक अधिकार अगर छीने जा रहे हो, तो उस व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह बिना कोर्ट के चेन का पालन किए सीधे अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यही है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी को मैंने ऊपर भी बताया कि अगर वो मौलिक अधिकार होता संपत्ति का अधिकार, तो बिना कोर्ट के चेन का पालन किए सीधे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाते। लेकिन अब कानूनी अधिकार हो गया, या कोर्ट ने 2008 में कर दिया संवैधानिक अधिकार हो गया, तो उसके लिए आपको कोर्ट के चेन का पालन करना पड़ेगा, यानी तहसील कोर्ट, जिला कोर्ट और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। लेकिन अनुच्छेद 32 कहता है कि ये जो कार्य करना होता है, इसको अनुच्छेद 32 में लिखा गया है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यदि किसी व्यक्ति, संस्था या किसी को भी अगर उनके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उसकी रक्षा के लिए अनुच्छेद 32, जिसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान की आत्मा कहते हैं, उसके तहत वह व्यक्ति सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ये मैंने यहां लिखा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा। इसके तहत
मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यक्ति सीधे अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकता है तथा ये कोर्ट मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित 5 रिट निकालते हैं। 5 रिट, ये 5 रिट निकालते हैं। इनको 5 रिट निकालने का अधिकार है अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, सॉरी सुप्रीम कोर्ट को 32 और हाई कोर्ट को 226 के तहत 5 रिट उनको निकालने का अधिकार है। देखिए, पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से पुलिस ने पकड़ लिया और उनके लिए ये कानून बनाया गया कि 24 घंटे के अंदर ऐसे व्यक्ति को आप जो है न्यायालय में उपस्थित करें, और वह व्यक्ति जो है कई दिनों से दरोगा जी उठा के उसको बंद किए हैं। उसके घर परिवार के लोग अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकार, क्योंकि व्यक्ति आजाद है, स्वतंत्र है, गरिमा के साथ जीने का अधिकार रखता है, ये उसके मौलिक अधिकारों की हनन हो रही है, इसलिए व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट या 226 के तहत सीधे हाई कोर्ट जा सकता है। और जैसे ही वो पहुंचा, अदालत तुरंत बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस नाम की एक रिट निकालती है। किसी बंदी बनाए गए व्यक्ति को सशरीर उसके सामने उपस्थित किया जाए, तुरंत सुप्रीम कोर्ट थाने को या ऐसी संस्थाओं को, प्रशासनिक संस्थाओं को रिट जारी कर देती है कि उस व्यक्ति को जिसे आपने निरुद्ध किया है, मुझे लगता है कि आपने उसे गलत ढंग से पकड़ा है। 24 घंटे के अंदर, यानी मार्ग आने जाने का समय निकालकर 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को सक्षम न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाए। और कोर्ट अगर पाती है कि आपने उसे गलत ढंग से अगर निरुद्ध किया है, तो तत्काल कोर्ट उसे आदेश जारी करते इसको तत्काल रिहा किया जाए। और अगर मान लीजिए कि वो गलतीवार है, तब तो उसके भागीदार हैं ही, कोई बात नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, पहला जो ये यहां दिया गया हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, किसी बंदी बनाए गए व्यक्ति को सशरीर कोर्ट के सामने उपस्थित करें। ये जो है कोर्ट किसी प्रशासनिक संस्था, संगठन या किसी प्रशासनिक अधिकारी को जारी करती है। पहला वाला, किसी व्यक्ति, बंदी बनाए गए व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करें, यह किसी प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक कर्मचारी या संस्था को यह कोर्ट जारी करती है अगर किसी को गैर कानूनी ढंग से गिरफ्तार कर लिया गया है तो। देखिए दूसरा क्या है, परमादेश। परमादेश में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहती है हम आदेश देते हैं कि अमुक कार्य को किया जाए। यह भी कार्य को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी कर्मचारी, अधिकारी या सरकार या संस्था को जारी करती है। कोर्ट को नहीं जारी करती है, यह किसी अधिकारी, कर्मचारी या संस्था या सरकार को जारी करती है कि हम आदेश देते हैं कि यह कार्य किया जाए। हम आदेश देते हैं कि फला कानून गैर कानूनी है, उसे समाप्त किया जाए। हम आदेश देते हैं कि फला सड़क बनाई जाए। हम आदेश देते हैं कि फला कार्य को अब तक क्यों नहीं किया गया, फला को नियुक्ति क्यों नहीं दी गई, फला के इस कार्य को आपने नियम बीच में बदल कैसे दिया। हम आदेश देते हैं कि इसको सुधारा जाए। ये कार्य जो है परमादेश, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मैंडेमस, यानी हम आदेश देते हैं कि अमुक कार्य को किया जाए। यह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपने रिट के द्वारा किसी संस्था, किसी व्यक्ति, सरकार या सरकारी कर्मचारी, अधिकारी को जारी करती है। आगे देखिए, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। इसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ कोर्ट से कहती है प्रोहिबिट, कार्य को रोका जाए। जो मामला आपके यहां गया वो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इसलिए प्रोहिबिट, उस कार्य को तुरंत रोक दिया जाए, है ना। कोर्ट अपने अधीनस्थ कोर्ट को जारी करती है। कभी कभी यह कोर्ट सरकार को भी इसको जारी करती है कि प्रोहिबिट, रोका जाए उसे। कैसे आप उसे फांसी देने जा रहे हैं, इसको रोक दिया जाए। ठीक, इसको कोर्ट अपने अधीनस्थ कोर्ट को जारी करती है, प्रोहिबिशन। और इसे कोर्ट अपने अधीनस्थ के साथ साथ सरकारी कर्मचारी, अधिकारी या सरकार को भी जारी कर सकती है। इसको प्रतिषेध या प्रोहिबिशन कहा गया। देखिए, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए 3 चीज हो गई। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए अगर 32 या 226 के तहत व्यक्ति हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अगर गया तो एक काम और भी होता है, उत्प्रेषण। तुरंत अगर व्यक्ति गया तो कोर्ट ने कोर्ट को जारी किया, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने अपने अधीनस्थ कोर्ट को जारी किया गया इसको कि आपके पास जो मुकदमा आया है उसे आप हमारे पास भेजिए, सर्सियोररी। उत्प्रेषण यानी सर्सियोररी में कहा गया कि जो मामला आपके पास पहुंचा वो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इसलिए उस मामले को उत्प्रेषण मेरे यहां भेजिए। ठीक, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को जारी कर सकता है और हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ यानी जिला न्यायालयों और अन्य न्यायालयों को जारी कर सकता है कि जो मामले आपके यहां आए उसे आप हमारे यहां भेजिए, सर्सियोररी, उत्प्रेषण। और इसी तरह से एक है अधिकार परीक्षा। यदि किसी व्यक्ति ने कोई कार्य करना शुरू कर दिया बिना अधिकार के, या किसी पद पर बिना अपने अधिकार के पहुंच करके वहां बैठ गया, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको रिट जारी करती है, को वारंटो। आपका अधिकार क्या है,
इसे कोर्ट को जारी नहीं करती, इसे कोर्ट किसी व्यक्ति, संस्था या किसी अधिकारी कर्मचारी को जारी करती है। तो 3 चीजें हो गई जिसे कोर्ट अधिकारी कर्मचारी या सरकार को जारी करती है। यह है देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको सरकार या अधिकारी कर्मचारी को कोर्ट जारी करती है। इसी तरह से ये रहा परमादेश, इसे सरकार को, सरकारी अधिकारी कर्मचारी को जारी करती है, इसको भी। और देखिए नीचे अधिकार परीक्षा, आपका अधिकार क्या है, इसे भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने सरकार या कर्मचारी, अधिकारी इत्यादि को जारी करती है। लेकिन शेष 2, ये देखिए प्रोहिबिशन, इस कार्य को रोका जाए, इसे कोर्ट को भी जारी कर सकती है और कोर्ट सरकार तथा सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को भी जारी कर सकती है। और उत्प्रेषण, इसे कोर्ट सिर्फ अपने अधीनस्थ कोर्ट को ही जारी करती है ना, मामले को हमारे यहां लाया जाए। तो इस प्रकार से 5 रिट निकालती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। यदि कोई व्यक्ति अगर समझता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, इन परिस्थितियों में वो जैसे ही बिना कोर्ट का पालन किए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पहुंचा, वो 5 रिट जारी करती है जैसी स्थिति हो। और ये स्थितियां हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, किसी निरुद्ध व्यक्ति को हमारे यहाँ तत्काल 24 घंटे उपस्थित करें। परमादेश, हम आदेश देते हैं कि अमुक कार्य को किया जाए। प्रतिषेध, इस कार्य को रोका जाए, कोर्ट अपने अधीनस्थ कोर्ट को कहती है। उत्प्रेषण, मामले को हमारे यहाँ लाया जाए, कोर्ट अपने अधीनस्थ कोर्ट को कहती है। और अधिकार परीक्षा, कोर्ट किसी व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी या सरकार से पूछती है आपका अधिकार क्या है। ये रहे बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, अनुच्छेद 32। इसी उपयोगिता को देखते हुए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। अनुच्छेद 32 के बाद देख लीजिए अनुच्छेद 33 क्या है। अनुच्छेद 33 है कि सुरक्षा बलों जैसे सरकार, जैसे सेना या पुलिस बल, सुरक्षा बलों पर मौलिक अधिकार लागू करने या न करने का संसद को अधिकार है कि कौन से मौलिक अधिकार सुरक्षा बलों को दे दिए जाएं या न दिए जाएं, संसद को इसका अधिकार है। इसी तरह से अनुच्छेद 34 में सेना विधि, जिसमें युद्ध इत्यादि के दौरान अगर देश युद्ध के दौर से गुजर रहा है और देश में मार्शल लॉ लागू है, इन परिस्थितियों में सेना के कानूनों को वैधानिकता प्रदान करने का अधिकार भी हमारी संसद को है, अनुच्छेद 34। और अनुच्छेद 35 में कहा गया इस भाग में, यानी 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार जहां तक विस्तृत हैं, उस भाग के जो भी विषय हैं उन पर कानून बनाने का या उनको सुरक्षित करने का या उनसे संबंधित किसी भी नियम विनियमन को विधान करने का अधिकार हमारी संसद को अनुच्छेद 35 के तहत दिया गया। तो प्रिय छात्रों, आज आपके लिए बस इतना ही। अनुच्छेद 31, 32, 33, 34, 35, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 32 है, क्योंकि 31 तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों से निकाल ही दिया गया है 1978 44वें संविधान संशोधन द्वारा, तो उसका तो कोई मतलब नहीं रहा, अब वो कानूनी अधिकार है। अब 2008 के बाद वो संवैधानिक अधिकार भी हो गया। लेकिन 32 जैसे ही संविधान, जैसे ही व्यक्ति समझता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ, वो कोर्ट पहुंचता है बिना कोर्ट का चयन पालन किए, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, और वो 5 रिट निकाल देता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। इसीलिए ये इतने बेहतर मौलिक अधिकारों की रखवाली करने वाले अनुच्छेद के कारण इसे संविधान की आत्मा भी कह दिया गया। और 33 सुरक्षा बल की बात है, 34 सेना बल की बात है और 35 इस भाग के कानूनों की बात है। ये रहा आज मौलिक अधिकार, और आज मौलिक अधिकार संविधान का भाग 3 आपने समाप्त कर दिया। नेक्स्ट जब हम क्लास में आपसे मिलेंगे तो हम आपको उसके बाद पढ़ाएंगे संविधान का भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, पार्ट 4 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। इसके बाद जब हम आपसे मिलेंगे तो आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी आपको हम पढ़ाएंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और वह 36 से लेकर 51 तक वर्णित है। संविधान के भाग 4 में 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है, और वो आपको इसके बाद पढ़ाया जाएगा। अब तक आपने मौलिक अधिकार पढ़ा, आशा है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, विशेषकर 14 से लेकर 32 तक जो आपको बताया गया वह आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। आप एक नोट्स के रूप में भी इसे पा रहे हैं श्वेत पट पर, और इसको आप इससे भी पढ़िए, हमारे लेक्चर को सुनिए और चीजों को अपने परीक्षोपयोगी ढंग से इसको याद कीजिए। अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू क्लास।